बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ई.एम. फोस्टर की एक बुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस बुक का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, इस बुक में ई.एम. फोस्टर ये बताएगा कि एक नावल लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ई.एम. फोस्टर का पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर था, जो कि 1 जनवरी 1879 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 7 जून 1970 में इंग्लैंड में ही एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर की डेथ हो गई थी। यानी कि 91 साल की उम्र में ई.एम. फोस्टर की डेथ हो गई थी। ई.एम. फोस्टर एक इंग्लिश ऑथर था जो कि अपने नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज और एसेस की वजह से मशहूर था। ई.एम. फोस्टर के फेमस नावल्स में अ रूम विद द व्यू, हॉवर्ड्स एंड अ पैसेज टू इंडिया, ये नावल्स काफ़ी मशहूर हैं। अब एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल ये क्या है भाई, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल एक बुक थी जिसमें ई.एम. फोस्टर्स के कुछ लेक्चर्स शामिल थे और वो लेक्चर्स ई.एम. फोस्टर ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में 1927 में इंग्लिश लैंग्वेज नावल पर दिए थे। ई.एम. फोस्टर ने एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल इस बुक में फेमस लिटरेरी टेक्स्ट्स और फेमस लिटरेरी वर्क्स की एग्जाम्पल्स को शामिल किया है। ई.एम. फोस्टर अपनी बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल में कहता है कि उसके मुताबिक एक नावल के 7 एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी कि ई.एम. फोस्टर के मुताबिक एक नावल के अंदर 7 खसूसियात होना ज़रूरी है, तभी वो नावल एक अच्छा नावल होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल बाय ई.एम. फोस्टर इस बुक की समरी की तरफ। और इस वीडियो में हम लोग नावल के 4 एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, बाकी 3 एस्पेक्ट्स नावल के हम लोग स्टूडेंट्स अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, इस बुक में नावल के 7 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं जो कि कुछ यूँ हैं: द स्टोरी, पीपल, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम। ई.एम. फोस्टर ने अपनी बुक एस्पेक्ट्स ऑफ नावल के पहले चैप्टर का नाम रखा है द स्टोरी। अब स्टोरी क्या होता है? स्टोरी एक कहानी को कहते हैं, यानी कि स्टोरी मुख्तलिफ इवेंट्स का एक कम्बिनेशन होता है। ई.एम. फोस्टर के मुताबिक नावल के अंदर जो स्टोरी होती है ये एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स को एक वक्त के अंदर अरेंज किया गया होता है। यानी कि स्टोरी में बहुत सारे इवेंट्स बताए जाते हैं। ई.एम. फोस्टर के मुताबिक जो स्टोरी होती है नावल की, वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि एक रीडर जब वो स्टोरी पढ़े नावल की तो उसके जहन में ये क्वेश्चन बार बार आए, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है या आगे स्टोरी में क्या होगा। यानी कि इतने कमाल की स्टोरी हो नावल की कि एक रीडर ये सोचने पर मजबूर हो जाए, वो रीडर इतना क्यूरियस हो जाए कि वो पूरा नावल पढ़े, ये सोचकर कि आगे क्या होगा इस नावल में, आगे क्या होगा इस नावल में, इस नावल की स्टोरी में आगे क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं। फिर ई.एम. फोस्टर ये कहता है द स्टोरी इस चैप्टर में कि एक स्टोरी होती है जो नावल की, उसके टेक्स्ट की कोई वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि एक रीडर को नावल का टेक्स्ट पढ़ के लगे कि वाकई ही ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि स्टोरी के जो अल्फाज हैं, स्टोरी के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हों। फिर ई.एम. फोस्टर लिटरेरी टेक्स्ट की और मुख्तलिफ नावलिस्ट के लिटरेरी वर्क्स की एग्जाम्पल भी देता है। ई.एम. फोस्टर एक ब्रिटिश नावलिस्ट वाल्टर स्कॉट के एक नावल द एंटीक्वेरी की एग्जाम्पल दे के कहता है कि वाल्टर स्कॉट ने अपने नावल द एंटीक्वेरी में जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी लिखी है। यानी कि स्टोरी में ये एलिमेंट मौजूद है कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। लेकिन ई.एम. फोस्टर कहता है कि द एंटीक्वेरी नावल बाय वाल्टर स्कॉट, इस नावल के टेक्स्ट में, इस नावल की स्टोरी में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यानी कि द एंटीक्वेरी नावल बाय वाल्टर स्कॉट में जो लिटरेरी टेक्स्ट है, जो स्टोरी का टेक्स्ट है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला नहीं है। फिर ई.एम. फोस्टर एक और नावलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय की बात करता है और लियो टॉल्स्टॉय के एक वर्क, एक नावल वार एंड पीस की एग्जाम्पल देता है। ई.एम. फोस्टर कहता है कि वार एंड पीस नावल बाय लियो टॉल्स्टॉय, इसमें इवेंट्स का एक सीक्वेंस मौजूद है और इवेंट्स का वो सीक्वेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है जैसे जैसे नावल को पढ़ा जाए, यानी वार एंड पीस नावल को जब पढ़ा जाए। इवेंट्स के सीक्वेंस के साथ साथ वार एंड पीस नावल में जो टेक्स्ट है वो हाई वैल्यू वाला टेक्स्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नावल का पहला एस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नावल का दूसरा एस्पेक्ट शुरू होता है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, इस बुक में ई.एम. फोस्टर ने नावल का दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस किया है जिसका नाम है पीपल, यानी कि एक नावल के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं। पीपल, इस चैप्टर में ई.एम. फोस्टर फ्लैट करेक्टर्स और राउंड करेक्टर्स का डिफरेंस बताता है और फ्लैट और राउंड करेक्टर्स के डिफरेंस को बताने के लिए चार्ल्स डिकन्स के वर्क्स की एग्जाम्पल देता है।
ईएम फॉस्टर के मुताबिक एक नावल के अंदर फ्लैट करैक्टर्स ऐसे करैक्टर्स होते हैं जिनमें कोई एक या दो खास खूबियाँ होती हैं। फ्लैट करैक्टर्स मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुए होते एक नावल के अंदर, लेकिन जो राउंड करैक्टर्स होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं और राउंड करैक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा खसूसियात भी होती हैं। फ्लैट करैक्टर्स जो हैं ये ज़्यादा डेवलप नहीं होते नावल के अंदर, तो इस वजह से इन करैक्टर्स को आसानी से पहचाना जा सकता है। और राउंड करैक्टर्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ होती हैं वो करैक्टर्स भी अच्छी तरह से पहचाने जा सकते हैं। फ्लैट करैक्टर्स और राउंड करैक्टर्स दोनों करैक्टर्स नावल की स्टोरी के लिए ज़रूरी हैं। ईएम फॉस्टर कहता है कि एक ब्रिटिश नावलिस्ट चार्ल्स डिकन्स के जो वर्क्स हैं, जो नावल्स हैं, उनमें सारे करैक्टर्स फ्लैट ही होते हैं ज़्यादातर। लेकिन दूसरी तरफ एक और ब्रिटिश नावलिस्ट जिसका नाम है जेन ऑस्टन, उसके नावल्स में जो करैक्टर्स हैं वो राउंड करैक्टर्स होते हैं। राउंड करैक्टर्स नावल के ख़त्म होने से पहले अपनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लेते हैं और ये एक्सपीरियंसेस नावल की स्टोरी में फिर एक नावलिस्ट बयान करता है और एक रीडर को स्टोरी पढ़ने में और दिलचस्पी हो जाती है और एक रीडर आसानी से राउंड करैक्टर्स के बारे में और उन राउंड करैक्टर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में समझ सकता है। कई बार तो एक नावलिस्ट के नावल में राउंड करैक्टर्स इतने ज़्यादा डेवलप हुए होते हैं और नावलिस्ट ने उन करैक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से नावल के अंदर ज़ाहिर किया होता है कि एक रीडर को वो करैक्टर्स रियल लाइफ के करैक्टर्स की तरह लगने लग जाते हैं। नावल का जो ऑथर है या फिर एक नावलिस्ट है जो वो करैक्टर्स की पर्सनल लाइफ को और करैक्टर्स के थॉट्स को अपने नावल में डिस्क्राइब करके अपने नावल के करैक्टर्स को राउंड कर सकता है। ये फोस्टर कहता है कि जो नावल की स्टोरी होती है उसमें करैक्टर्स का खाना पीना और करैक्टर्स का सोना, इन एक्टिविटीज़ की स्टोरी के अंदर कोई ज़्यादा जगह नहीं होती, लेकिन नावल की स्टोरी के अंदर जो लव होता है उसको काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल बाय ईएम फॉस्टर। इस बुक में नावल का तीसरा एस्पेक्ट है प्लॉट। ईएम फॉस्टर ये बात क्लियर कर देता है कि स्टोरी और प्लॉट में फ़र्क मौजूद है। स्टोरी में क्या होता है कि इवेंट्स के बारे में बताया गया होता है कि एक नावल की कहानी के अंदर क्या क्या वाक़यात हुए, लेकिन जो प्लॉट होता है इसमें भी स्टोरी के इवेंट्स के बारे में बताया गया होता है, लेकिन वो इवेंट्स क्यों हुए, उन इवेंट्स की वजह क्या थी, एक वाक़या क्यों हुआ, उनकी वजह भी प्लॉट में बताई जाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक स्टोरी के अंदर ये लाइन हो, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड, यानी कि बादशाह मर गया और उसके बाद मलका भी मर गई। लेकिन जो प्लॉट की लाइन होगी वो कुछ यूं होगी, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, यानी कि एक बादशाह मर गया और उसके बाद जो मलका थी वो बादशाह की मौत के गम में मर गई। यानी कि स्टोरी के अंदर काज नहीं बताई जाती, वजह नहीं बताई जाती एक इवेंट की, एक कहानी, एक वाक़ये की, लेकिन प्लॉट के अंदर एक इवेंट की वजह भी बताई जाती है। जैसे कि बादशाह मर गया और बादशाह के बाद मलका बादशाह की मौत के गम में मर गई। स्टोरी और प्लॉट दोनों में टाइम का सीक्वेंस होता है, लेकिन प्लॉट के अंदर टाइम सीक्वेंस के साथ साथ वजह भी बताई जाती है, काज भी बताई जाती है उस इवेंट की। एक प्लॉट को समझने के लिए जो रीडर्स होते हैं उनके पास इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जब वो नावल को पढ़ें और नावल के प्लॉट को पढ़ें तो तब उनको इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन समझ में आए और कुछ इवेंट्स जो हैं उनकी वजह प्लॉट के किसी दूसरे हिस्से में नावलिस्ट ने बताई होती है, उस इन्फॉर्मेशन को वो रीडर आसानी से समझ सकें। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक प्ले पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर का हैमलेट। अब हैमलेट प्ले के शुरू में दिखाया जाता है कि प्रिंस हैमलेट का फादर किंग हैमलेट वो मर गया है किसी तरह, लेकिन उसकी मौत की वजह सामने नहीं आई अभी तक। तो प्लॉट के शुरू में ये पता चल गया कि किंग हैमलेट मर गया है, लेकिन प्लॉट के बहुत सारे इवेंट्स के बाद ये पता चल जाता है प्रिंस हैमलेट को कि उसके फादर किंग हैमलेट को उसके अंकल क्लॉडियस ने मारा है। तो एक रीडर को यह याद रखना पड़ेगा कि नावल का जो शुरू वाला इवेंट था, यानी कि नावल के प्लॉट का जो शुरू वाला इवेंट था वो किस वजह से हुआ और उस इवेंट की वजह किसी दूसरे इवेंट में मौजूद है, यानी कि उस इवेंट की वजह किसी दूसरे इवेंट में बताई गई है। तो विलियम शेक्सपियर के नावल हैमलेट की एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को प्लॉट के इवेंट्स और प्लॉट के इवेंट्स की वजह के बारे में समझाने के लिए बताई है। एक नावल के प्लॉट के अंदर मौजूद करैक्टर्स उस नावल के प्लॉट को असरअंदाज करते हैं और एक करैक्टर एक नावल के प्लॉट को किस हद तक इम्पैक्ट करेगा, ये उस करैक्टर का रोल बताएगा कि वो करैक्टर कोई प्रोटैगनिस्ट है, कोई एंटैगनिस्ट है, या फिर वो कोई माइनर करैक्टर है, या फिर वो करैक्टर कोई मेजर करैक्टर है, या फिर राउंड करैक्टर है, या फिर फ्लैट करैक्टर है, या फिर किसी करैक्टर की नावल के अंदर डेथ होने वाली है। इसी तरह से करैक्टर्स की लाइफ में फेट का क्या रोल है,
ये चीज़ भी प्लॉट को इम्पैक्ट कर सकती है। स्टूडेंट्स, E.M. फोस्टर की बुक एस्पेक्ट्स ऑफ नावल में नावल का चौथा एस्पेक्ट है फैंटेसी। फैंटेसी से मुराद एक नावलिस्ट के थॉट्स, यानी एक नावलिस्ट के ख्याल, एक नावलिस्ट का तसव्वुर होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में, जो स्टोरी वो एक नावल के अंदर ऐड करता है। और बाज़ का नावलिस्ट फैंटेसी में इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में भी सोचता है, और एक नावलिस्ट अपनी फैंटेसीज़ को, अपने कुछ इम्पॉसिबल थॉट्स को अपने नावल के अंदर भी ऐड कर देता है। E.M. फोस्टर कहता है कि नावल का एस्पेक्ट फैंटेसी, ये नावल के अंदर एक मैजिकल इम्पैक्ट रखता है। नावल के एस्पेक्ट फैंटेसी में एक नावलिस्ट सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी ऐड कर देता है एक स्टोरी के अंदर, यानी नावल की स्टोरी के अंदर। फिर E.M. फोस्टर नावल के एस्पेक्ट फैंटेसी में पैरोडी और अडेप्टेशन की बात करता है, और कहता है कि पैरोडी और अडेप्टेशन की वजह से एक नावल की स्टोरी के अंदर बहुत सारे ऑथर्स के जो थॉट्स होते हैं, ऑथर्स की जो राइटिंग्स होती हैं, वो एक नावलिस्ट अपने नावल के अंदर ऐड कर देता है या ऐड कर सकता है। एडेप्टेशन का यही मतलब होता है कि किसी दूसरे राइटर की लिखी हुई चीज़ को अपनी राइटिंग में या अपने नावल में लिख देना। कुछ फिल्म एडेप्टेशंस भी होती हैं, जैसे कि किसी नावल पर फिल्म बन जाती है या फिर किसी ड्रामे पर फिल्म बन जाती है। राइटर ने एक नावल लिखा होता है या एक प्ले लिखा होता है या ड्रामा लिखा होता है, और एक फ़िल्म प्रोड्यूसर है और फिल्म डायरेक्टर उस नावल और उस ड्रामे पर एक फ़िल्म बना देते हैं। और पैरोडी का मतलब ये होता है कि थोड़े से मज़ाहिया अंदाज में किसी चीज़ की नकल उतारना। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग E.M. फोस्टर की बुक एस्पेक्ट्स ऑफ नावल के मुताबिक नावल के 4 एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। नावल के बाकी 3 एस्पेक्ट्स हम लोग स्टूडेंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।